हेलो एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की, यानी कि अनुसंधान नीति शास्त्र की। तो सबसे पहले जानते हैं अनुसंधान नीति शास्त्र होता क्या है। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों का एक सेट है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा समय और स्थान के निरपेक्ष में पालन करने की उम्मीद की जाती है। अनुसंधान नीति शास्त्र उन मानदंडों और मूल्यों या आचार संहिता पर केंद्रित है जिसका शोधकर्ताओं को अनुसंधान के जिम्मेदार आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पालन करना चाहिए। यह शोध के किसी भी रूप का संचालन करने के लिए अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और अखंडता जैसे मूल्यों को मानता है। अनुसंधान नीति शास्त्र के हम प्रमुख सिद्धांत भी देख सकते हैं, जिसमें नीति शास्त्र के जोखिम को कम करना, सूचित सहमति प्राप्त करना, गुमनामी और गोपनीयता की रक्षा करना, भ्रामक प्रथाओं से बचना और निकासी का अधिकार प्रदान करना। अब आती हैं वे प्रथाएं जो अनुसंधान नीति शास्त्र के विरुद्ध मानी जाती हैं। अनुसंधान नीति शास्त्र या अनुसंधान दुराचार के खिलाफ प्रथाओं को अनुसंधान करते समय स्वीकार की गई प्रथाओं से विचारपूर्वक खतरनाक या उपेक्षाकारी विचालन अथवा किसी अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करने, संचालित करने या रिपोर्ट करने में संरचना, मिथ्याकरण, साहित्यिक चोरी या मिथ्या निरूपण के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अनुसंधान कदाचार में ईमानदार त्रुटि या राय के ईमानदार अंतर शामिल नहीं है। कुछ प्रमुख सिद्धांत कदाचारों की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे, जैसे कि संरचना डेटा का निर्माण या परिणाम करना और उन्हें रिकॉर्ड या रिपोर्ट करना है। यह गलत प्रभाव के इरादे से अनुसंधान डेटा का विनियमन है। इसे पूरी तरह से असत्य होने की आवश्यकता नहीं है और इसमें सच्चाई का एक तत्व हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः यह वास्तविक स्थिति की अतिशयोक्ति या कम व्याख्या है जिससे कि उपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के तौर पर अपूर्ण या कल्पित परिणामों के आधार पर किए गए दावे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अगला है मिथ्याकरण अनुसंधान सामग्री, उपकरण या प्रतिक्रियाओं का विनियमन करना या अनुसंधान डेटा परिणामों को बदलना या छोड़ना है, जिससे कि अनुसंधान को अनुसंधान रिकॉर्ड में सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। संरचना के विपरीत मिथ्याकरण में सत्यता का कोई तत्व नहीं होता है और यह जानकारी का पूर्णतया विचारपूर्वक या गलत तरीके से किया गया विनियमन है। उदाहरण के तौर पर एक अध्ययन से संबंधित असत्य और विनियमित तथ्यों को प्रकाशित करना मिथ्याकरण के अंतर्गत हम पाते हैं। अगला है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी में बिना स्वीकृति या अनुमति के किसी के स्वयं के या किसी दूसरे के विचारों, बौद्धिक संपदा या कार्य जो कि लिखित या अन्यथा भी हो सकते हैं के दुरुपयोग या उपयोग शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी, स्व साहित्यिक चोरी, पचिकारी साहित्यिक चोरी या पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी। प्रत्यक्ष साहित्यिक चोरी वह होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी बदलाव के किसी अन्य व्यक्ति की विषय सामग्री की नकल करता है और उद्धरण चिन्हों या आरोपण का उपयोग नहीं करता है। स्व साहित्यिक चोरी वह होती है जिसमें उपयुक्त स्वीकृति के बिना स्वयं के काम का पुनः प्रयोग करना शामिल होता है। अगर हम बात करें पचिकारी साहित्यिक चोरी की, तो इसमें विभिन्न स्रोतों से वाक्यांशों, खंड और विचारों की नकल करना और एक नई सामग्री बनाने के लिए उन्हें एक साथ रखना शामिल है। फिर आता है पैराफ्रेजिंग साहित्यिक चोरी। इसमें वाक्यों में कुछ तुच्छ बदलावों के साथ किसी और के लेखन का उपयोग करना और इसका अपने स्वयं कार्य के रूप में उपयोग करना शामिल है। फिर हम देखते हैं मिथ्या निरूपण को। मिथ्या निरूपण उन परिणामों की व्याख्या को संदर्भित करता है जो अध्ययन के वास्तविक परिणामों के अनुरूप नहीं है। यह वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन के परिणामों में विनियमन है। उदाहरण के तौर पर जानबूझकर बिना विचारे या घोर लापरवाही से एक त्रुटिपूर्ण डेटा व्याख्या प्रस्तुत करना, प्रासंगिक निष्कर्षों का दमन करना इत्यादि। देखभाल के कर्तव्य और उल्लंघन।
देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन अनुसंधान का एक गंभीर कदाचार है, क्योंकि यह उत्तरदाताओं की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ताओं की अक्षमता और लापरवाही को दर्शाता है। जैसे अनुसंधान में शामिल व्यक्तियों या समूहों की पहचान को उनकी सहमति के बिना या गोपनीयता के किसी अन्य उल्लंघन के बिना या गुमनाम रहकर अनुचित तरीके से उजागर करना है। अगला है भ्रामक जानकारी। भ्रामक या कपटपूर्ण व्यवहार में झूठ बोलने में योगदान देने या संबंधित होने वाले कार्य शामिल किए जाते हैं। यह किसी भी प्रकार की संरचना, मिथ्याकरण या मिथ्या निरूपण पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेना। नेक्स्ट आते हैं छेड़छाड़। छेड़छाड़ दस्तावेजों, सॉफ्टवेयर, उपकरण या अन्य शैक्षणिक संबंधित सामग्रियों का अनाधिकृत निष्कासन या परिवर्तन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छेड़छाड़ को एक आपराधिक गतिविधि के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि किसी अन्य शोधकर्ता के कार्य को जानबूझकर खराब करना यह आपराधिक गतिविधियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अगला है कॉपीराइट का उल्लंघन। कॉपीराइट अखंडता, सॉफ्टवेयर और किसी भी अन्य गैर प्रिंट मीडिया सहित कॉपीराइट सामग्री की अनाधिकृत प्रतियां बनाने पर रोक लगाती हैं। हालांकि कोई व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लेख या किसी पुस्तक के छोटे खंडों की प्रतिलिपि बना सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी समूह में कॉपीराइट लेख की प्रतियां बनाना या वितरित करना शामिल है। अब देखते हैं अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम का होना काफ़ी आवश्यक है। तो देखते हैं इनके बारे में। अनुसंधान नीति शास्त्र में 5R के रूप में 5 ज्ञात प्रमुख अवधारणाओं का सख्ती से पालन करके नैतिक अनुसंधान सुनिश्चित किया जा सकता है। वे हैं आदर करना, जोखिम, अधिकार, मार्ग और रिकॉर्ड। देखते हैं जोखिम में यहाँ पर व्यक्तिगत जोखिम के साथ साथ अनुसंधान में शामिल अन्य लोगों के लिए संभावित जोखिमों का उचित मूल्यांकन होना चाहिए। इन जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, क्या आप अपने उत्तरदाताओं को अपने अनुसंधान के कारण नौकरी के संभावित नुकसान की स्थिति में डाल रहे हैं? आपको प्रगतिवादी के लिए जोखिम को सीमित करना होगा, गोपनीयता सुनिश्चित करके, और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने अपनी परियोजना द्वारा आपकी काफ़ी मदद की है। अगला है अधिकार। उत्तरदाताओं और अनुसंधान में शामिल अन्य लोगों को यह समझाने की जिम्मेदारी शोधकर्ता की है कि उनसे उनके अधिकारों से क्या उम्मीद है, जिसमें अनुसंधान से हटने का अधिकार, उनके प्रति हमारे दायित्व और उनसे एकत्र किए गए डेटा का क्या होता है जैसे अधिकार शामिल है। डेटा संग्रह से पहले उत्तरदाताओं से सूचित सहमति प्राप्त करना और अनुसंधान प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है मार्ग। अधिकांश विश्वविद्यालयों में एक पूर्व विद्यमान प्रक्रिया होती है जो अनुसंधान के आसपास के विभिन्न मुद्दों के माध्यम से एक निर्देशित मार्ग प्रदान करती है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया का शोधकर्ता द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आगे के कदम उठाने से पहले संबंधित प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। शोधकर्ता की ओर से किसी भी कदाचार के मामले में वह परिणाम को स्वीकार करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला और अंतिम है रिकॉर्ड रखना। शोधकर्ता को सभी सहमति प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण करना होगा और उन रिकॉर्डों को बनाए रखना होगा कि कैसे जानकारी एकत्र की गई, चाहे वह जानकारी खुफिया हो या न हो, उसे किस प्रकार संग्रहित प्रयोग किया गया और निपटान विधि के संदर्भ में भी जानकारी देनी होगी। रिकॉर्ड रखने से न केवल आपकी अनुसंधान प्रक्रिया का एक प्रणालीगत व्यवस्थापन रखने में मदद मिलती है, बल्कि यह शोधकर्ता की साक्ष्य एकत्र करने में सहायता भी करता है। यदि बाद में किसी उत्तरदाता द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है तो यह रिकॉर्ड काफ़ी काम की साबित होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी लाभकारी लगी होंगी और आपके परीक्षा में भी इससे कुछ न कुछ प्रश्न बनेंगे।
ऐसे ही जानकारी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।